नमस्कार सभी को। मेरा नाम राजन बाबू है। एथिक्स की क्लासेज में आपका स्वागत। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड आपस में कैसे रिलेटेड हैं, यानी कि अभिवृत्ति और अभिरुचि आपस में कैसे एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती हैं, उनके बीच आपस में क्या संबंध बनते हैं, उनमें क्या समानताएं हैं और उनमें क्या अंतर है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कि अभिवृत्ति और व्यवहार में क्या संबंध है। इस पे अक्सर प्रश्न आते रहते हैं पीसीएस में, और यूपीएससी में भी इस पे कभी भी प्रश्न जो है वो आ सकता है। तो इम्पोर्टेंट है, 10 अंकों के लिए ये टॉपिक है हमारा। 10 अंकों का प्रश्न आएगा जिसमें से मिनिमम आपको 6-7 कोशिश करनी है, 6 से 7 अंक हासिल करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारे टॉपिक का नाम है, आज की टॉपिक का नाम है एटीट्यूड एंड बिहेवियर। अभिवृत्ति और व्यवहार में आपस में क्या संबंध है, किस प्रकार ये एक दूसरे से, इनका आपस में लिंक क्या है। क्या हमारा जैसा एटीट्यूड होता है हमारा व्यवहार भी वैसा ही होता है? क्या ये लिंक कभी टूट भी जाता है? यानी कि जब हमारा एटीट्यूड किसी चीज को लेकर पॉजिटिव है, लेकिन कई बार क्या ऐसा हो सकता है कि हम जो व्यवहार है, पहले भी हमने बात, जो व्यवहार है वो उस तरीके का ना हो। हमने पहले बात की थी कि अभिवृत्ति का सीएबी मॉडल हमने पढ़ा था कि अभिवृत्ति में 3 पक्ष अनिवार्य तौर पर होते हैं। सबसे पहले होता है संज्ञान, कॉग्निटिव। सेकंड होता है अफेक्शन यानी भावना, और थर्ड होता है बिहेवियर यानी व्यवहार। कई बार व्यवहार नहीं होता, लेकिन व्यवहार करने की इच्छा हमेशा होती है। तो व्यवहार कब कब नहीं होता है या कब कब एटीट्यूड के विपरीत व्यवहार होता है, वो हम देखेंगे आज। तो इसको समझने के लिए हमको एक रिसर्च, एक शोध की गई थी, और वो शोध जो की गई वो की गई थी, देखो, ला पियरे नाम की व्यक्ति ने। किसने की थी? ला पियरे नाम के एक व्यक्ति ने की। एक व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानी थे। इन्होंने एक रिसर्च की, सोशल साइकोलॉजी में ये रिसर्च की गई। जब ये रिसर्च की गई तो उस समय क्या था? द ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था, आर्थिक मंदी का जो दौर है, जिसको महान मंदी भी कहते हैं। अच्छा, ये मंदी को महान कहने की क्यों कहते हैं? मंदी को महान क्यों कह रहे हैं? कुछ नहीं है, महान देश में आई थी तो इसलिए महान मंदी कहती है, और कोई नहीं है। अमेरिका था उस समय अपने चरम पे था। अब तो इतने चरम पे नहीं रहा वर्तमान समय में, बट उस समय था। तो अमेरिका में मंदी आई थी तो इसलिए उसको ग्रेट कह दिया। ठीक है, तो और किसी देश में आई होती तो ग्रेट नहीं होती। तो द ग्रेट डिप्रेशन इसको जो है वो क्या कह दिया गया। और उसी समय जो है वो इस व्यक्ति ने क्या किया? एक रिसर्च की। रिसर्च किस लिए की? कि एटीट्यूड और व्यवहार में कैसा संबंध है उसको देखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए। तो देखिए, जो अमेरिका है, अमेरिका में रिसर्च की। तो उन्होंने क्या किया? अमेरिका में रिसर्च करने के लिए सबसे पहले एक चाइनीज कपल को लिया। किसको लिया? एक चाइनीज कपल को लिया। अच्छा, चाइनीज कपल को ही क्यों लिया, किसी और को क्यों नहीं लिया? तो उसका एक रीजन था, है ना, उसके पीछे एक रीजन था, ताकि उनकी जो रिसर्च है वो सही साबित हो सके। उसके लिए बेसिकली क्या, एक कॉन्सेप्ट होता है, और इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं हम? येलो पैरल। येलो पैरल आपने जीएस पेपर 2 यदि पढ़ा होगा तो उसमें आता है येलो पैरल। तो क्या है येलो पैरल? बेसिकली कुछ समय पहले तक नस्ल के आधार पर मनुष्यों का बंटवारा किया गया, और ये कहा गया कि भाई दुनिया में अधिकतर जो मनुष्य हैं वो 3 ही प्रकार की प्रजातियों के हैं, ये कहा गया। तो कौन कौन सी प्रजातियां उन्होंने कही? सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक प्रजाति होती है नेग्रोइड। एक प्रजाति कौन सी होती है? नेग्रोइड होती है। दूसरी प्रजाति को उन्होंने नाम दे दिया क्या? कॉकेसॉइड। कॉकेसॉइड। और तीसरी जो प्रजाति थी उसको उन्होंने क्या कह दिया? मोंगोलॉइड।
ठीक है, ये 3 प्रजाति उन्होंने मान ली। तो जो नेग्रोइड लोग हैं ये अफ्रीका वाली प्रजाति है, यानी कि जो क्रिस गेल आपने देखा होगा है ना, डोइन ब्रावो हो गया, अफ्रीका के जो लोग हो गए, यानी कि ऐसे लोग कैसे होंगे, हाइट जबरदस्त होगी इनकी, शरीर का डीलडॉल एकदम तगड़ा होगा, शानदार जबरदस्त होगा, और बाल जो है वो, चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो पाए जाते हैं ये सब बहुत भयंकर गर्मी वाले इलाकों में पाए जाते हैं, जबरदस्त गर्मी वाले इलाकों में पाए जाते हैं। तो जो बाल होते हैं वो भी जो है वो हर चीज पिघल जाती है, तो बाल भी जो है वो बिल्कुल जालों की तरह उलझ जाते हैं, इनके मोटे मोटे बाल हो जाते हैं रस्सियों के जैसे, और बहुत लंबे तगड़े होते हैं, और शरीर में जो है वो ये ज्यादा भारी होते हैं, लंबी हाइट भी इनकी ज्यादा होती है। तो इनको हम क्या कहते हैं, निग्रो लोग कहते हैं, और इनका रंग जो होता है वो, इनको ब्लैक पीपल भी कह दिया जाता है। हालांकि ये शब्द यूज नहीं करने चाहिए आज के समय में, और ये नस्लीय भेदभाव के प्रतीक ये शब्द माने जाते हैं, बट उस समय जो है वो थ्योरी जो दी लापियरे के टाइम पे, उसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो गर्मी ब्लैक पीपल ये होते हैं। कॉकेशॉइड जो है, कॉकेशॉइड कौन है, रशियंस को ले लो आप, अंग्रेजों को ले लो, पूरे यूरोप को ले लो, तो ज्यादातर ये सारे के सारे लोग कौन है, कॉकेशॉइड। कॉकेशॉइड के कौन होंगे, लंबे होंगे, छरेरा बदन होगा, पतला बदन होगा, और इनकी आंखें नीली होंगी, भूरी होंगी, हरी भी मिलती हैं, ठीक है, और इनका रंग जो है वो कैसा होगा, व्हाइट होगा। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, व्हाइट पीपल कह देते हैं। जीएस पेपर में आप, जीएस पेपर 1 जो हिस्ट्री का है, उसमें आपने पढ़ाई होगा व्हाइट मैंस बर्डन, एक थ्योरी आती है व्हाइट मैंस बर्डन। जब उनका औपनिवेशिक जो काल जो चल रहा था, तो लगभग हर जगह इन्होंने व्हाइट मैंस थ्योरी, जो व्हाइट मैंस बर्डन एक थ्योरी लेकर के आए थे। और तीसरी जो प्रजाति जो दुनिया में मिलती है, एक तो निग्रो हो गए, दूसरे कोकेशॉइड हो गए, तीसरे होते हैं मंगोलॉइड। मंगोलॉइड किनको कहते हैं, जैसे कि चाइनीज लोग हैं, जापानी लोग हैं, कोरियन जो लोग हैं, तो इस प्रकार के जो लोग हैं, है ना, भारत में भी जैसे नॉर्थ ईस्ट में इस प्रकार के लोग मिलेंगे, नेपाल में कुछ इस तरह के दिखने वाले लोग मिलेंगे, और इन्हीं को ही क्या कह देते हैं, येलो पीपल कह देते हैं। भारत के लोगों को अक्सर करके क्या कहा जाता है, इंडियंस को ब्राउन। ये इन तीनों में नहीं आते, भारत के लोग इन तीनों में नहीं आते हैं, पर भारत के लोगों को अमेरिका में जिस नाम से जाना जाता है अक्सर करके, वो है ब्राउन पीपल। हालांकि मेरे जैसे जाएंगे तो बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे, ब्राउन कहें कि ब्लैक कहें, ठीक है। हालांकि नस्लीय टिप्पणी है, पर अमेरिका में रंग भेद एक बहुत बड़ा जटिल मुद्दा रहा था। जितना बड़ा मुद्दा भारत में जातिवाद है, उससे भी ज्यादा बड़ा मुद्दा जो रहा वो क्या रहा, नस्ल भेद का रहा। वहां पे गोरे और काले लोगों के बच्चों को एक समय तक साथ में पढ़ने की अनुमति नहीं थी, साथ साथ नहीं पढ़ते थे, अलग अलग स्कूल होते थे, वोटिंग राइट्स नहीं थे बेचारों के पास में, शादियों के अधिकार नहीं थे, तो बहुत सारी चीजें थी। कभी और समय मिलेगा तो पढ़ेंगे इन सब के बारे में। तो ऐसा है, तो इनमें जो सबसे आगे जो लोग निकल गए उनको हम क्या कहते हैं, कॉकेशॉइड लोग, क्योंकि व्हाइट पीपल सबसे आगे निकल गए। हालांकि ये थ्योरी पूरी तरीके से सही नहीं है कि व्हाइट पीपल सबसे आगे निकल गए, बट हाँ, औपनिवेशिक टाइम में जरूर ये सबसे आगे निकल गए। क्योंकि ये औपनिवेशिक टाइम में सबसे आगे निकल गए, ठीक है, तो इन्होंने व्हाइट पीपल की थ्योरी दे दी और ये मान लिया कि हम सबसे ज्यादा सफल हैं। इनकी सफलता को सबसे ज्यादा चुनौती यदि किसी ने दी तो बेचारे निग्रो लोग तो दे नहीं पाए, क्योंकि आप जानते हो अफ्रीका बहुत ज्यादा पीछे चल रहा है। इनको चुनौती यदि किसी ने दी तो वो किसने दी, मंगोलॉइड ने दी, यानी कि चाइनीज ने दी, जापानीज ने दी, कोरियंस ने दी। अब इन प्रजातियों से इनके मन में भय है, अमेरिकन के मन में चाइनीज को लेकर के या येलो पीपल्स को लेकर के उतना पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिलता, इतना पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। उल्टा उनके मन में चाइनीजों को लेकर के डर का माहौल है कि भाई ये जो येलो जो लोग हैं ये हमको हरा सकते हैं, हमको नस्लीय जो दौड़ हो रही है नस्ल के आधार पर, उस दौड़ में ये हमको पीछे छोड़ करके आगे निकल जाएंगे, ऐसा वो मानते हैं। हालांकि उनकी सारी बड़ी कंपनियों के सीईओ इंडियंस बन के बैठे हुए हैं, ज्यादातर जो काम जो कर रहे हैं वो भारत के लोग कर रहे हैं, बट उनको चाइनीज लोगों से बहुत खतरा है। और वो जो डर उनके मन में चाइनीज लोगों का है, जो मंगोलॉइड्स का है, उसी को ही कहते हैं येलो पैरल, उसी को ही क्या कहते हैं, येलो पैरल उसको कहते हैं, उस डर को। तो इसका मतलब क्या है, चाइनीज लोगों के प्रति ये आम धारणा है अमेरिका में कि उनकी चाइनीज लोगों के प्रति नेगेटिव जो है वो क्या है, एटीट्यूड है। इसीलिए इसने क्या लिया अपने साथ में, एक चाइनीज कपल को लिया।
ठीक है, अब जब इसने चाइनीज कपल्स को ले लिया तो ये चाइनीज कपल्स को लेकर के कहां गया, अमेरिका की कई सारी होटल्स और रेस्टोरेंट्स में गया। लगभग 250 के आसपास ये होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में इन लोगों को लेकर के गया। कौन, लापियरे, चाइनीज लोगों को वहां लेकर के गया। जब ये वहां पर इन लोगों को लेकर के गया तो उसको तो क्या देखना था, उनका बिहेवियर चेक करना था कि भाई एक सेकंड देना मेरे को है ना, माफी चाहूंगा। तो चाइनीज कपल को लेके गया लगभग 250 होटल्स में और रेस्टोरेंट में। किस लिए लेकर के गया कि भाई ये लोग सब ये कहते हैं कि चाइनीज लोगों के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड्स अमेरिकन्स का है, तो चेक कर लेते हैं एटीट्यूड्स है कि नहीं है, कैसा है। तो वो लेकर के गया होटल्स में। जब होटल में लेकर के गया तो उसने उनका व्यवहार देखा तो उसने ये देखा कि अधिकतर लोगों ने उनको चाइनीज कपल को कैसे ट्रीट किया। तो जब कैसा ट्रीट किया या उनके साथ कैसा व्यवहार किया तो उसने पाया कि ज्यादातर लोगों ने उनके साथ जो व्यवहार किया वो औसत या औसत से ऊपर का किया था। कैसा किया, औसत या औसत से ऊपर, औसत से अच्छा व्यवहार किया। औसत व्यवहार किसको माना गया, जो किसी भी आम अमेरिकन नागरिक के साथ वो जैसा व्यवहार कर रहे थे वो होटल के मालिक और रेस्टोरेंट के मालिक, तो उन चाइनीज लोगों के साथ में जब वो डायरेक्ट होटल में गए तो वहां कैसा व्यवहार किया, औसत या औसत से अच्छा व्यवहार किया। ठीक है, ये निष्कर्ष आ गया। एक तो ये देख लिया उसने, अभी निष्कर्ष आया नहीं, अभी आगे देखिए। फिर उसने क्या किया, इस व्यक्ति ने ऐसे ही ट्रैवल एंड टूर एंड एजेंसी के नाम से पत्र लिखा उन्हीं सभी होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स को जिनमें इनको लेकर के गया था। सेम उन्हीं को ही लेटर लिखा और लेटर लिख करके पूछा कि भाई देखो, हम एक टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी चलाते हैं और हमारे पास कुछ चाइनीज टूरिस्ट आए हैं और वो आपकी होटल में और आपके रेस्टोरेंट में रुकना और खाना चाहते हैं, तो क्या आप उन्हें सेवा देना चाहेंगे। तो बड़े कमाल की बात है कि 92% ने मना कर दिया। 92% ने क्या कर दिया, मना कर दिया। ये तो गजब हो गया। जब चिट्ठी लिख करके पूछ रहे हैं कि क्या तुम चाइनीज लोगों को एंटरटेन करोगे, तो मना कर रहे हैं, 92% मना कर रहे हैं। लेकिन वहीं यदि चाइनीज लोग डायरेक्ट होटल में पहुंच रहे हैं तो उनके साथ औसत या औसत से भी अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है। तब लापियरे ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभिवृत्ति और व्यवहार में अंतर हो सकता है। अभिवृत्ति और व्यवहार में समानता का होना अनिवार्य नहीं है। ये किसने निष्कर्ष निकाला, लापियरे ने निकाला। इनसे पहले जो सिचुएशन थी सोशल साइकोलॉजी की दुनिया में, वो उसमें क्या था कि गॉर्डन ऑलपोर्ट नाम के एक मनोविज्ञानी हुए थे। एक मनोविज्ञानी हुए जिनका नाम था गॉर्डन ऑलपोर्ट। गॉर्डन ऑलपोर्ट, ठीक है, गॉर्डन ऑलपोर्ट। इन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम था एटीट्यूड्स। उस बुक का नाम क्या था, एटीट्यूड्स। उस बुक में उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि अभिवृत्ति और व्यवहार में अनिवार्यता संबंध होता है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति सुबह जागा और उसने सोचा कि यार आज ना कुछ अच्छा होगा, उसके मन में पॉजिटिव एटीट्यूड्स आए, तो वो जहां भी जाएगा वो सभी के साथ पॉजिटिवली बिहेव करेगा, ये ऑलपोर्ट ने कहा। लेकिन जो लापियरे था, लापियरे ने एक निष्कर्ष किया, एक प्रयोग किया चाइनीज कपल के साथ में, और उसने निष्कर्ष निकाला कि भाई एटीट्यूड क्या था कि भाई चाइनीज लोगों के प्रति नेगेटिव है, जो कि लेटर में झलका उनके।
लेकिन व्यवहार क्या था? व्यवहार था ओरिजिनली जब होटल में गए, तो होटल में गए तो तब देखा कि ज्यादातर लोगों ने औसत से अच्छा व्यवहार किया। तब लापियरे ने यह कहा कि भाई अभिवृत्ति और जो व्यवहार है उसके बीच संबंध टूट सकता है। जरूरी नहीं कि जैसी अभिवृत्ति है हमारा व्यवहार वैसे ही हो। कई बार हमारा व्यवहार जो है वो बाहरी परिस्थितियों से भी प्रभावित हो जाता है। तो कौन कौन सी परिस्थिति है जिनसे प्रभावित होता है वो हम देख लेते हैं। अब इसी में अब हम क्या देखने वाले हैं कि किन परिस्थितियों में प्रभावित होता है। आपको ध्यान रखना है, गॉर्डन ऑलपोर्ट जिन्होंने ये कहा था कि भाई अभिवृत्ति और व्यवहार में अनिवार्य संबंध होता है, उनकी एक बुक आई थी जिसका नाम था एटीट्यूड्स, 1920 के दशक में। वहीं ग्रेट डिप्रेशन का जो टाइम है 1930 से 1935 के आसपास का, उस समय लापियरे ने एक प्रयोग किया, ठीक है, सोशल साइकोलॉजी का प्रयोग किया और सोशल साइकोलॉजी के अपने प्रयोग के आधार पर उसने निष्कर्ष निकाला कि अभिवृत्ति और व्यवहार में अनिवार्यतः संबंध होना या संबंध होना अनिवार्य नहीं है। विशेष परिस्थितियों में ये संबंध जो है वो डगमगा सकता है, ये लिंक टूट जाएगा कि जैसा एटीट्यूड है वैसा ही बिहेवियर भी हो। अब आगे क्या हो रहा है, आगे क्या विकास हो रहा है सोशल साइकोलॉजी में, इस बारे में वो हम देख लेते हैं। तो क्या हुआ, इसके बाद आ गया 1969 और 1969 में एक मनोवैज्ञानिक हुए, सोशल साइकोलॉजिस्ट हुए और जिनका नाम था हर्बर्ट ए विकर। हर्बर्ट ए विकर। तो हर्बर्ट विकर कह लो, ए को छोड़ो, हर्बर्ट विकर। 1969 में इन्होंने कुछ शोध किए, रिसर्च की। किस पर इन्होंने रिसर्च की? एटीट्यूड बिहेवियर लिंक पर। तो जो इन्होंने जो रिसर्च की, जो शोध की, उस शोध जो का जो पेपर है, उस पेपर का नाम क्या है? विकर्स एटीट्यूड बिहेवियर कंसिस्टेंसी। विकर्स एटीट्यूड बिहेवियर कंसिस्टेंसी टेंसी भाई ना। तो उन्होंने निसर्ग एक शोध किया। अब इस शोध में क्या, कंसिस्टेंसी का मतलब कि भाई लगातार जैसा एटीट्यूड है वैसा ही बिहेवियर है कि बिहेवियर चेंज भी हो जाता है, अभिवृत्ति के समान व्यवहार है कि नहीं है। तो इन्होंने अपने शोध में यह बताया कि अभिवृत्तियां व्यक्ति के व्यवहार को पूरी तरीके से निर्धारित नहीं करती। एटीट्यूड्स के अलावा कई सारे ऐसे बाहरी कारक भी होते हैं, कई सारे ऐसे बाहरी तत्व भी होते हैं जिनसे व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तन हो सकता है, अभिवृत्तियों के अगेंस्ट में जा सकता है या अभिवृत्तियों के संगत में ना हो। तो ऐसे कौन कौन सी चीजें थी उन्होंने बताई। तो सबसे पहले उन्होंने बताई सोशल प्रेशर यानी कि सामाजिक दबाव। भाई सामाजिक स्थितियां ऐसी हैं, दबाव की बात नहीं, स्थितियां भी आप कह सकते हो कि स्थितियां ऐसी हैं कि व्यक्ति को समाज में रहना है। जैसे मान लो किसी का एटीट्यूड बन गया समलैंगिक व्यक्तियों के प्रति पूरी तरह सहानुभूति का, उसने उनके बारे में अच्छा खासा पढ़ा, जैसे कि आप अच्छे खासे पढ़ रहे हो, ठीक है, ताली वेब सीरीज भी आपने देखी हुई है, और उनकी वास्तविक स्थिति पे जो रिपोर्ट वगैरह है, जो बीबीसी की कई सारी डॉक्यूमेंट्री वगैरह है, कि किसी और की आपने अच्छे से देखी है और आपकी समझ में ये बात आ गया कि भाई जो थर्ड जेंडर है ये हमारा ही हिस्सा है, इनमें और हम में कोई अंतर नहीं है और इनको समाज में रहने का उतना ही हक है जितना कि हमको है। अब आपका बिहेवियर उनके प्रति पूरी तरीके से समानता का हो गया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब कोई व्यक्ति किसी समारोह में हो, किसी शादी में हो, या 10 लोगों के बीच में बैठा हो और ऐसी परिस्थिति हो, या उसके घर वाले बैठे हो, बड़े बुजुर्ग बैठे हो, तो ऐसा हो सकता है कि वो उनके प्रति
समानता का व्यवहार वहां पर प्रदर्शित ना कर पाए। हालांकि वो करना चाहता है, लेकिन सामाजिक दबाव है, घर के बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, ठीक है, और उस परिस्थिति में वो नहीं कर पाता। तो क्या हो गया, आपका सामाजिक दबाव हो गया, सोशल प्रेशर इसको हम कह देते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा क्या बताया उन्होंने, व्यक्तिगत हित, पर्सनल लाभ आप कह लो, है ना, व्यक्तिगत हित कह लो, जो भी अंग्रेजी आप इसकी बनाना चाहो, व्यक्तिगत हित। कभी कभी व्यक्ति अपने फायदे के लिए भी अभिवृत्ति और व्यवहार में संबंध गड़बड़ कर देता है। जैसे मान लो आप प्योर ईमानदार हो, बहुत जबरदस्त ईमानदार हो आप, लेकिन कोई परिस्थिति ऐसी फंस गई कि जैसे बस में टिकट वाला आपसे टिकट लेना भूल गया, किराया लेना भूल गया, आपने टिकट लिया ही नहीं, और आपने भी ड्राइवर को बताया नहीं, कंडक्टर को बताया ही नहीं, और आप बचपन से ही ईमानदार हो, लेकिन उस परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में आपने नहीं बताया, क्योंकि आपने सोचा चलो यार कोई बात नहीं, 100 रुपए की बचत हो रही है, 20 की बचत हो रही है, 50 की बचत हो रही है, कोई बात नहीं, जाने दो। तो आदमी ऐसा सोच सकता है, व्यवहार ऐसा हो सकता है। और कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि व्यक्ति चाह कर भी वैसा नहीं कर सकता, परिस्थितियां जैसा कि वो करना चाहता है, परिस्थितियां भी तो आड़े आ जाती हैं ना। हम बेवफा हरगिज ना थे, पर हम वफा कर ना सके। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो परिस्थिति होगी यार, कि भाई उसने अपने एटीट्यूड के अगेंस्ट में जाकर के बिहेव किया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं कि जैसे आपको पढ़ाई पे फोकस करना है, कोई बहुत प्यारा लग रहा है पर आपको पढ़ाई पे फोकस करना है, बहुत प्यारा लग रहा है, मन कर रहा है उससे देखें, उससे फोन पे बात करें, व्हाट्सएप पे चैट करें, वीडियो कॉल कर लें और कुछ कर लें, बट मन क्या क्या कह रहे हैं कि भाई नहीं यार पढ़ाई करनी है, भाई इस साल तो यूपीएससी क्लियर करनी है, दूसरा अटेम्प्ट है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने कसम खाई थी पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना है और मैं करके रहूंगा, नहीं इन डिस्ट्रैक्शन से करके रहूंगा या करके रहूंगी, कोई भी समझ लीजिए आप, इन डिस्ट्रैक्शन से मुझे दूर रहना है। मम्मी ने जाते समय कहा था बेटा दिल्ली जाकर के कुछ ऐसा काम मत करना, पढ़ाई ही करना, बेटा मोबाइल पे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो केवल वीडियो ही देखना, पढ़ाई के ही वीडियो देखना, यूपीएससी की ही तैयारी करना, कोई दूसरी काम कर मत लेना। तो आपका एटीट्यूड, परिस्थितियां हैं, हालांकि आपका मन तो कर रहा है कि यार एक बार देख लूं, ठीक है, सुबह से बात नहीं सुनी है, आवाज नहीं सुनी है, आजकल तो बहुत सारी नौटंकियां भी शुरू हो गई ना, ठीक है। तो वो मुझे शेर याद आ गया कि मोबाइल के आशिकों को क्या पता कि कैसे खत में रखा करते थे कलेजा संभाल के, ठीक है। तो वो समय बदल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, ठीक है। किसी जमाने में मुखर्जी नगर में रहने वाले लोग, ओल्ड राजेंद्र नगर में रहने वाले लोग चिट्ठियां लिखा करते थे, ठीक है, और आजकल चैटिंग होती है, वीडियो कॉल हो जाते हैं डायरेक्टली, तो ठीक है, समय पर विशेष परिस्थितियों की बात है। पर उस समय चूंकि चिट्ठियां थी तो उस समय इतने ज्यादा नखरे नहीं हुआ करते थे, एक बात जरूर है, ठीक है। अब तो खैर समय बदल गया। चलिए, तो परिस्थितियां हैं और सामाजिक दबाव है, व्यक्तिगत हित है, तो ऐसे कई सारे ऐसे कारण होते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यानी कि एटीट्यूड जिस चीज का है, जिसके पक्ष में पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड है, उसके अगेंस्ट में जो है वो क्या कर सकते हैं, बिहेवियर कर सकते हैं। सिगरेट पीना पसंद नहीं है, बिल्कुल भी छोड़ दिया कि नहीं यार अब उम्र होती जा रही है, अब सिगरेट छोड़ दो, ठीक है, इसी में फायदा है, छोड़ दी, अब नहीं पीते, पुराने दोस्त मिल गए, ओल्ड राजेंद्र नगर वाले, मुखर्जी नगर वाले, और दोस्त क्या चल रहा है, ये वो फलाना ठिकाना, चलो यार चाय पीते हैं, बैठते हैं, सिगरेट जला ली, कैसे मना करें, सीखे उन्हीं से दिन रात उन्हीं के साथ पी थी, उन्हीं के साथ सब किया, अब उनके सामने मना ही नहीं कर सकते, उनके साथ रिलेशन ही ऐसा है, और वहां पे क्या कर लिया, धूम्रपान कर लिया, जो कि पिछले 3 महीने से किया नहीं था, पिछले 6 महीने से नहीं किया था, पर उनको मना ही नहीं कर पाए, क्या करें, परिस्थितियां थी तो थी, अब ऐसा हो जाता है कई बार।
ठीक है, अब व्यक्तिगत हित आड़े आने लग गए। पहले फुल मौज मस्ती मजे में रहते थे, अब व्यक्ति क्या कर रहा है, एक समय के बाद में ओवर टाइम भी कर रहा है। उसको नौकरी इतनी पसंद नहीं है, वो जल्दी से जल्दी घर जाना चाहता है, थोड़ा आराम करना चाहता है, थोड़ा बच्चों के देखना चाहता है बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, देखना चाहता है कि भाई घर पे जाकर के थोड़ा समय जो है अपनी वाइफ के साथ भी गुजारे, परिवार के साथ भी अपना थोड़ा समय दे। पर चूंकि उसको प्रमोशन चाहिए, चूंकि उसको पैसा कमाना है, चूंकि उसे फैमिली को सेफ रखना है, इसलिए वो बैठ करके क्या कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है। हालांकि उसका एटीट्यूड नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, लेकिन व्यक्तिगत हित जो है वो क्या हो रहा है, उसके आड़े आ रहा है। व्यक्तिगत हित की वजह से ही उसकी परिस्थितियां जो है वो क्या हो रही हैं, चेंज जो है वो हो रही है। ठीक। अब कई बार परिस्थितियां जैसे बता ही दिया, अब परिस्थितियां हैं, कोई विकल्प ही नहीं है, क्या करें। जैसे एक उम्र के बाद कोई विकल्प नहीं बचते, जब विकल्प नहीं बचते तो फिर जो भी बचता है उसी के लिए हाँ कहना पड़ता है, कोई ऑप्शन ही नहीं होते। क्या फिर मान लो कि आपको बहुत ही परीक्षा में लिखने वाला यदि आपको एग्जाम्पल चाहिए, तो किसी का एटीट्यूड है पर्यावरण संरक्षण का, मार्केट में गया, सब्जी को वो लोग पॉलीथीन में पैक करके दे रहे हैं, आप घर से थैला लेकर के जाना भूल गए कपड़े का, क्या करें, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप फिर वो पॉलीथीन में सब्जी लेकर के आ रहे हो, प्लास्टिक बैग का उपयोग कर रहे हो। हालांकि आपका एटीट्यूड इसके अगेंस्ट है, पर है तो है। तो ये क्या है कि अभिवृत्ति और व्यवहार के बीच संबंधों की जो जटिलता है उसको हम यहां स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी कभी जो है आपके दिल में ख्याल आता है तो कभी कभी क्या हो सकता है कि अभिवृत्ति और व्यवहार में अंतर हो सकता है, अभिवृत्ति और व्यवहार में अंतर हो सकता है। आपने आमिर खान का वो गाना सुना है, आमिर खान मनीषा कोइराला का एक गाना है, फिल्म का नाम है मन। दिल ये कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। एटीट्यूड है कि यार मिल करके तो आए, पर वो भी उसकी खुद की पत्नी है उस फिल्म में, उनकी शायद शादी हो चुकी होती है ना। मन फिल्म है कि कोई और दूसरी फिल्म है, पता नहीं, फिल्म का एग्जैक्ट नाम नहीं पता, शायद मन है कि क्या है, मन नहीं है शायद, और कोई सी फिल्म है। उस फिल्म में वो गाना भी है, राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए, तेरी नजर दिल के पार हो गया। तो उसमें गाना क्या है, दिल ये कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। तो कदम क्यों रुक रहे हैं, व्यवहार एटीट्यूड के जैसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि परिस्थितियां वैसी हैं। तो अभी तक का जो हमारा डिस्कशन जो हुआ है, अभी क्लास था, उसके हम ये कह सकते हैं कि भाई कोई हमसे पूछे कि भाई बताओ अभिवृत्ति और व्यवहार में कैसा संबंध होता है, तो आप ये बात कह सकते हो कि अभिवृत्ति कुछ पॉइंटों में यदि इसको लिखना हो, पॉइंट बना करके यदि इसको लिखना हो, तो आप वो थ्योरी तो लिख ही दोगे, लापियरे का वो लिख देना, आलपोर्ट लिख देना, विकर्स कंसिस्टेंसी थ्योरी लिख दोगे, और यदि 3-4 पॉइंट और लिखने हो तो क्या लिखोगे कि अभिवृत्ति और व्यवहार के बीच संबंध हमेशा सीधा और स्थिर नहीं होता। तो क्या निष्कर्ष निकल जाते हैं कि संबंध हमेशा सीधा और स्थिर नहीं होता, सीधा और स्थिर नहीं होता। कई बार सामाजिक दबावों में, परिस्थितियों में ये बदल जाता है, इसमें असंगतता आ जाती है, नहीं होता। व्यक्तिगत कारक हो गए, सामाजिक दबाव हो गए, मानसिक स्थिति हो गई, ये है। व्यवहार हमेशा अभिवृत्ति के अनुरूप नहीं होता, यही बात है, सेम वही बात है ना। परिस्थितियां परिस्थितियां हो गई, सामाजिक दबाव हो गए, समय का प्रभाव हो गया, ये सब अधिक होता है व्यवहार पे। तो इस प्रकार की बात है, और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, व्यक्ति किसी चीज के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है, तो उसके व्यवहार में साफ झलकता है।
उसके व्यवहार से पता चल जाता है कई बार कि किसी व्यक्ति का एटीट्यूड कैसा है कैसा नहीं है। जैसे कोई बॉडी बनाने को लेकर के है तो वो जिम में ज्यादा दिखाई देगा, या व्यवहार कैसे होगा कि कोई जिम में दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि भाई उसका एटीट्यूड पॉजिटिव बना हुआ है। ठीक है, तो वही बात है कि व्यवहार क्या करता है, आपकी अभिवृत्ति को दर्शाता है। वो चीज आप लिखना चाहो तो लिख लो, व्यवहार अभिवृत्ति को दर्शाता है। एक ही बात है वैसे, व्यवहार अभिवृत्ति को दर्शाता है कि आप जैसे क्रियाएं कर रहे हैं उनसे पता चलता है कि भाई आपका इस चीज को लेकर के एटीट्यूड जो है वो किस टाइप का है। यानी कि यदि किसी को पर्यावरण संरक्षण करना है तो वो प्लास्टिक का यूज कम से कम करेगा, संसाधनों का यूज जो है वो कम से कम करेगा। व्यवहार हमेशा अभिवृत्ति से मेल नहीं खा सकता, ये बात मैंने आपको बता ही दिया। क्योंकि कई बार कई सारे दबाव ऐसे होते हैं जिनके दबाव में जो लिंक है वो टूट जाता है। अब हम ये देख लेते हैं कि लिंक कब और क्यों टूटता है, इसके कुछ पॉइंट बना लेते हैं। हालांकि वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन इसमें हम एक तो शोध पढ़ लेंगे आर्मिटेज और कॉर्नर का, और फिर उसके बाद में 2-4 पॉइंट बना लेंगे तो हमारे पास लिखने के लिए एक पूरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम ये देखेंगे कि एटीट्यूड और बिहेवियर में लिंक कब टूटता है और क्यों टूटता है, कब और क्यों टूटता है। तो अभिवृत्ति और व्यवहार में जो संबंध है या लिंक है, कब और क्यों टूटता है। टूटता है तो इसको हम पढ़ेंगे इस थ्योरी पे, तो इस पे हम किसी ना किसी अंग्रेज को लेकर के आ जाते हैं, 2 अंग्रेजों को लेकर के आएंगे, आर्मिटेज और कॉर्नर, और उनके आधार पे बात को लिख देंगे आंसर में, तो आपके आंसर में प्रमाणिकता आएगी, वैधता आएगी, नंबर अच्छे आएंगे। तो कब टूटता है, तो इसके लिए क्या है, आर्मिटेज, ARMITAG, आर्मिटेज एंड कॉर्नर, CONNER, कॉर्नर। कॉर्नर वाला कॉर्नर, कॉर्नर नहीं है, कॉर्नर है ना। कॉर्नर ने क्या किया, एक इन्होंने थ्योरी दी, और वो थ्योरी कब दी, अभी दी है, बहुत ही ताजा 2000 में। कब दी है, सन 2000 में दी है, न्यू मिलेनियम ईयर में इन्होंने दी। और उसने क्या, इसको क्या नाम दिया, एटीट्यूड बिहेवियर डिस्क्रिपेंसी, एटीट्यूड बिहेवियर, एटीट्यूड, वो तो कंसिस्टेंसी था, एटीट्यूड बिहेवियर कंसिस्टेंसी था जो हमने पहले पढ़ा था, जो कि किसका था, विकर का। और आर्मिटेज कॉर्नर का क्या है, एटीट्यूड बिहेवियर, एटीट्यूड बिहेवियर डिस्क्रिपेंसी। अंग्रेजी में बड़ी दिक्कत है, यदि पहले से नहीं पता है ना कि किसी शब्द को प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है तो फिर दिक्कत हो जाती है। कभी कभी व्यक्ति हंसी का पात्र भी बन जाता है, जैसे कि कई बार मेरे साथ ये हो जाता है ना, डिस्क्रिपेंसी। तो मेरे को नहीं पता है इसको डिस्क्रिपेंसी कहेंगे या डिस्क्रिपेंसी कहेंगे, क्या कहेंगे। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन वैसे भी मेरा बहुत खराब है, हो सकता है कि मैं प्रोनाउंसिएशन कैसे बोलते हैं मेरे को ये भी नहीं पता कि प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं कि प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। तो ये शोध किया, और शोध में उन्होंने बताया कि कभी कभी व्यक्तियों की जो अभिवृत्तियां जो होती हैं ना, वो अभिवृत्तियां क्या होती हैं, व्यक्ति की अलग हो सकती, व्यक्ति की क्या हो सकती है, अभिवृत्तियां अलग हो सकती हैं, या कई बार अभिवृत्तियां जो हैं वो ऐसा हो सकता है कि वो व्यवहार से मेल ना खाती हों। तो इन्होंने क्या बताया कि इसकी 2 प्रमुख वजह बताई, इसके उन्होंने जो कारण बताए, तो कितने कारण बताए, 2 प्रमुख कारण बताए। पहली कारण जो उन्होंने बताया उसको कहते हैं परिस्थिति, उसका शायद गीला हो गया यार ये, तो पहला कारण जो उन्होंने बताया उसको कहते हैं परिस्थिति। ठीक है, और दूसरा कारण जो बताया, दूसरे कारण को हम कहते हैं अभिवृत्ति से जुड़े पक्ष। कई बार हमारे एटीट्यूड से भी कई सारे ऐसे पक्ष जुड़े हुए हैं जिनकी वजह से भी हमारा एटीट्यूड बिहेवियर लिंक जो है वो
टूट जाता है। तो एक तो हो गई परिस्थिति, दूसरा क्या हो गया, अभिवृत्ति से जुड़े पक्ष। जो हमारी परिस्थितियां हैं, तो परिस्थितियों में क्या क्या आएगा, परिस्थितियों में कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो परिस्थिति में क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो व्यक्ति की एक आकांक्षाएं आ जाएंगी। आकांक्षा कह लो या महत्वाकांक्षा कह लो, आकांक्षा या महत्वाकांक्षा, ठीक है, जिसको एस्पिरेशंस हम कह देते हैं, अंग्रेजी में क्या कह देते हैं, एस्पिरेशंस। अब व्यक्ति जीवन में जैसे आकांक्षा है, एस्पिरेशन है, जैसे आपने कई बार सुना होगा ना कि मजबूरी में तो इंसान गधे को भी बाप बना लेता है। जैसे कि मान लो आपका एटीट्यूड है समानता को लेकर के, एकदम बराबरी का अधिकार होना चाहिए, हर एक व्यक्ति के बीच में बराबरी का अधिकार होना चाहिए था। आप मुखर्जी नगर आ गए हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में आकर के तैयारी कर रहे हो जबरदस्त तरीके से, यहाँ पे आपने अनुच्छेद 14 पढ़ा, 15 पढ़ा, 16 पढ़ा, 17 पढ़ा, तो देखा कि आपने समानता का अधिकार है, हर एक व्यक्ति के बीच बराबरी होनी चाहिए, अस्पृश्यता खत्म हो जानी चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव कहीं पे होना नहीं चाहिए। अब आप रहने वाले हो मान लो वेस्ट यूपी के, ईस्ट यूपी के, राजस्थान के, मारवाड़ के, हरियाणा के, पंजाब के, हिमाचल के, बिहार के, ठीक है, एवरेज किसी भी हिंदी पट्टी बेल्ट से कोई भी स्टेट ले लो, हिमाचल से, उत्तराखंड से, सपोज करो कि आप राजस्थान से हो और आप जो है वो पुराने ठाकुरों में आपके परिवार की गिनती होती है साहब, राजपूती तेरा बांकपन है तो राजपूती हो आप, और बड़ी कोठी बंगला है आपके पास में, पारिवारिक विरासत में मिले हुए। अब आप घर गए हो छुट्टियों में, कभी भी घर गए, घर पे देखा कि साहब पिताजी मान लो आपके गांव के सरपंच हैं, ठीक है, या ब्लॉक लेवल पे प्रधान है वो, ठीक है, यूपी में और राजस्थान में थोड़ा अंतर होता है ना, यूपी में प्रधान थोड़ा सरपंच टाइप होता है, जबकि राजस्थान में प्रधान जो है वो उसको कहते हैं जो ब्लॉक लेवल पे होता है, तो थोड़ा अंतर है। तो सरपंच प्रधान कुछ भी मान लो, वो था, वो है पिताजी, और साहब गांव में कोई दूसरे समाज का कोई व्यक्ति आ गया। अब पिताजी के एटीट्यूड तो चेंज नहीं हुए, पिताजी के एटीट्यूड तो वही हैं, असमानता वाले, भेदभाव वाले, क्योंकि वो उसी समाज में रहे, वहीं पले बड़े हैं, तो वैसे ही उनके मूल्य भी वैसे ही विकसित हुए हैं, एटीट्यूड्स भी उनका वैसा ही है। तो आपने देखा कि आपके पिताजी तो सोफे पे बैठे हुए हैं और सामने कोई दूसरे समाज के व्यक्ति है वो नीचे बैठा है। आप आ गए और आपने कहा कि पिताजी ये क्या कर रहे हो, आपने इस बेचारे को नीचे बैठा रखा है, ठीक है, नहीं आपने कहा कि नहीं बेटा खड़े हो जाओ, ठीक है, नहीं साहब खड़े हो जाओ, आप भी बराबरी में बैठो, बराबरी में बिठा दिया आपने। पिताजी क्या कर रहे हो, अनुच्छेद 14, 15, 16, आप तो समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हो, ये तो गलत बात है, आप तो संविधान को ही नहीं मान रहे। तो पिताजी ने कहा कि बेटा रुक जा, है ना, बात कर लेता हूँ मैं, कुछ काम है। तो फिर एक बात बताओ, किसी बेटे की बाप के सामने ऐसा करने की हिम्मत हो सकती है कि नहीं होगी? यदि कर भी दी गलती से तो फिर बेटे की क्या हालत होगी आप सोच ही सकते हो, है ना। तो बेसिकली कहने की बात यह है, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि व्यक्ति जो है कि परिस्थितियां जो ऐसी होती है ना, कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि भाई जैसा व्यवहार है वैसा जो है आदमी, जो एटीट्यूड है वैसा व्यवहार जो है वो अनिवार्यता नहीं कर सकता। तो जैसे मैं आपको एटीट्यूड बता रहा था, मैंने आपको गलत एग्जांपल दे दिया कि मैं बता रहा था कि मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, मैंने तो असली बाप का एग्जांपल दे दिया। वो मैं कैसे कह रहा था, जैसे सपोज करो कि आप इंटरव्यू में बैठे हो, आपसे पूछ लिया कि बताओ भाई आरक्षण पे आपके क्या विचार हैं, ठीक है, और आप आरक्षण के खिलाफ हो, तो इंटरव्यू में आप क्या है, आरक्षण के खिलाफ नहीं बोलोगे, क्योंकि इंटरव्यू में आपको नंबर चाहिए, आपको पास होना है। ऐसा भी हो सकता है कि आप आरक्षण के बिल्कुल पक्ष में हो और इंटरव्यू वाले ने पूछ लिया कि जो SC ST है उसमें क्रीमी लेयर होना चाहिए कि नहीं, और आप क्रीमी लेयर के खिलाफ बचपन से ही हो, मतलब जब से आपको पता चला तब से हो, तो वहां पे आप जो है वो इंटरव्यू में आपको पता है कि यदि मैंने क्रीमी लेयर की खिलाफत कर दी तो नंबर कट हो जाएंगे, हो सकता है सिलेक्शन ही ना हो। तो वहां आप क्या कहोगे कि हाँ बिल्कुल सर क्रीमी लेयर तो होना ही चाहिए,
आखिर जो है, जो लाभ है, ठीक है, गांधी जी सर्वोदय का सिद्धांत दे करके गए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई सर्वोदय तभी हो सकता है जब समाज के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति का डेवलपमेंट किया जाए, और जो समाज के अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति है उसको तो आरक्षण का लाभ मिल ही नहीं पा रहा, आरक्षण का लाभ तो केवल कुछ लोग ही ले पा रहे हैं। तो सर हमारा पूरा दायित्व है, पूरे समाज का ही दायित्व है, सामूहिक दायित्व है कि बिल्कुल SC ST में क्रीमी लेयर होना चाहिए, और जो समाज का जो सबसे निचले पायदान पे जो व्यक्ति बैठा है उसको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, ताकि वो भी हमारे बराबरी में खड़ा हो सके। आप ऐसे कहोगे, अगर नहीं कहोगे कि नहीं साहब देखो मैं IAS बन गया हूं अब, ठीक है, मेरे बच्चे भी IAS बनेंगे, मेरी बीवी भी IAS होगी, फिर उनकी बच्चे की बीवियां भी IAS होंगी, मेरे पिताजी भी IAS थे, तो साहब ये हमारा खानदानी हक है, क्या खानदानी हक है हमारा IAS बनना, और हम तो बन के ही रहेंगे। ठीक है, मान लो हमारे आपने कह दिया कि IAS बनना हमारा जन्म से अधिकार है आरक्षण के बल पे, और हम इसे लेकर के ही रहेंगे और बिल्कुल इसमें क्रीमी लेयर नहीं होने देंगे, तो फिर आपको पता है आपके साथ इंटरव्यू में क्या हो सकता है। तो इंटरव्यू में आप बिल्कुल ऐसे नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलोगे कि नहीं साहब बिल्कुल आरक्षण का जो लाभ है वो समाज के बिल्कुल निचले क्रम पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसको भी मिलना चाहिए, और यदि आरक्षण का लाभ लगातार एक ही ऊपर का वर्ग ही लेता रहेगा तो नीचे जो बेचारे कमजोर वर्ग है उनको मिल ही नहीं पाएगा, ऐसे ही बोलोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि पर आपका एटीट्यूड वैसा है नहीं बोलने का, पर आपको सफलता चाहिए, इंटरव्यू पास करना है आपका, तो आप क्या बोलोगे, ऐसे ही बोलोगे। और भी कई सारी चीजें होती हैं इंटरव्यू, जो कई सारी नौकरियों में आप देखते हो आदमी कितना ईमानदारी से झूठ बोलता है, ईमानदारी से झूठ बोलता है कि बताओ तुम में कोई कमियां है क्या, नहीं नहीं मुझ में कोई कमियां नहीं है, बस थोड़ा सा इमोशनल हूं और कोई बात नहीं है, बाकी तो आई एम ए रियली वेरी गुड मैन, मैंने तो बचपन से आज तक किसी का पेंसिल भी नहीं चुराई, मैं तो बहुत ही दानवीर कर रहा हूं, तो बहुत सारी चीजें आप कह सकते हो। दूसरी चीज क्या है आपका सोशल प्रेशर, या सब्जेक्टिव नॉर्म्स भी उनको कह सकते हो आप, सामाजिक दबाव, सामाजिक दबाव, भाई सोसाइटी का प्रेशर है। जैसे आपका एटीट्यूड है कि भाई शादियों में खर्चा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना, मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा, पर माँ बाप के सामने आपकी चली नहीं, शादी में अंधाधुंध खर्चा हो रहा है, यार दोस्त भी कह रहे हैं कि भाई शादी में खर्चा नहीं करेगा तो कब करेगा भाई, क्या करें, आपकी दहेज लेने की मन पे थी नहीं, पर दहेज लेना पड़ रहा है, घर वालों ने बात कर ली, आप कुछ नहीं कर सकते। तो सामाजिक प्रेशर में तो लोग शादी भी हो रही हैं, लोगों की एटीट्यूड के अगेंस्ट में हो रही हैं, किसी के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, सामाजिक दबाव इतना आ गया, परिवार का दबाव इतना आ गया, ठीक है, पिता ने कहा कि बेटा ठीक है देख ले, मैं चाहिए कि वो चाहिए। आपने जीत फिल्म देखी है, जीत सनी देओल की फिल्म है, तो उसमें काजल वो करिश्मा कपूर होती है, तो सनी देओल कहता है कि इन हाथों ने हथियार छोड़े, चलाना नहीं बोले, यदि सबसे पहले और सब यहाँ लाशें बस जाएंगी और सबसे पहले उसकी लाश बचेगी जिसके सर पर सहरा बंधा होगा। और वो ये बात कब कहता है कि भाई क्योंकि एटीट्यूड चेंज हो जाता है, किसका, करिश्मा कपूर का एटीट्यूड चेंज नहीं होता, बिहेवियर चेंज हो जाता है। बिहेवियर क्यों चेंज हो जाता है, पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, पिताजी की जान पे आ जाती है, पिताजी की जान पे आती है तो बेचारी लड़की को लगता है कि यार मेरी वजह से मेरा बाप ना मर जाए, ठीक है, मेरे पिताजी ना हो जाए, पिताजी कह रहे हैं कि बेटा मैं जहाँ कह रहा हूँ वहीं शादी कर ले, प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने दोस्त से वादा किया था, ऐसा क्यों कर रही है ना, कुछ तो कर। बेटी ने कहा ठीक है पापा आप कह रहे हो तो आपके लिए ये भी यही सही। अब प्रेमी आया है, प्रेमी को पता चलता है कि अच्छा मुझसे शादी नहीं करोगी, उसने कहा नहीं करेंगे, कैसे काम चलेगा, तो ऐसा हो जाता है ना। तो और भी कई सारी परिस्थितियां होती हैं, इस परिस्थिति से बचने के लिए क्या करना चाहिए, लड़की को या लड़के को पिताजी का परसुएशन करना चाहिए। परसुएशन कहते हैं सामने वाले का एटीट्यूड चेंज कर देना, तो सामने वाले का एटीट्यूड कैसे चेंज करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो सोशल प्रेशर तो आता ही है, जैसे आप बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट हो, अंतर्मुखी हो, आपको किसी भी सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होना अच्छा ही नहीं लगता, घर वाले जबरदस्ती खींच के ले गए, चलो 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 चलो, ऑप्शन ही नहीं है। तीसरा है भय, फियर, डर, डर की वजह से भी
लोग डर की वजह से पेपर ही नहीं देते, यार इस बार का अटेम्प्ट नहीं देते, अटेम्प्ट बेकार चला जाएगा, तैयारी अच्छी नहीं हुई, छोड़ देते, नहीं देंगे, पेपर नहीं देंगे। और क्या है, जैसे शादीशुदा पुरुष पत्नी के भय से बाहर गड़बड़ नहीं करता ना, या फिर कुछ भी ले लो आप, ठीक है, भय डर तो होता ही है ना। जैसे आप अपने माँ बाप के डर से बहुत सारे काम नहीं करते होंगे, टीचर के डर से नहीं करते होंगे, सेल्फ रेस्पेक्ट का भी डर है आपको, अपनी रेस्पेक्ट का भी डर है, इसकी वजह से भी आप बहुत सारे काम जो है वो नहीं करते होंगे। आत्मसम्मान की भी बात है, आपको पता है कि यार दोस्त मेरी हंसी उड़ा देंगे, बहुत ज्यादा हंसी उड़ाएंगे, तो इस समय यदि मैं उनके बीच में नशा नहीं करूंगा, तो वैसे करता हूँ रोज उनके साथ में, पर मैं छोड़ना चाहता हूँ, पर मैंने कहा कि यार नहीं करूंगा तो वो सब ऐसे कर देंगे मेरी, तो डर है उनका किसी एक प्रकार का। तो ऐसा होता है, कोई काम नहीं करना चाहते लेकिन डर की वजह से जो है वो काम करना भी पड़ जाता है, तो ऐसा भी होता है, भय हो गया। और क्या होता है, कई बार मूल्य बीच में आ जाता है, कई बार क्या हो जाता है, मूल्य बीच में आ जाते हैं, वैल्यूज, मूल्यों का बीच में आना, मूल्यों का बीच में आना। ठीक है, यानी कि अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध चल रहा था, जबरदस्त युद्ध चल रहा था, और अचानक से एक बहुत ही जहरीला जो सांप था, जो कि अर्जुन से बदला लेना चाह रहा था, वो कर्ण के पास आया और कहा कि मुझे तीर के साथ छोड़ दे, मैं अर्जुन को मार दूंगा। अर्जुन ने कहा तू पागल वो कर्ण ने कहा कि तू पागल समझता है क्या, अर्जुन को मुझे मारना है, मैंने प्रतिज्ञा ली है, और मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि तेरे 5 पुत्र जीवित रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, या तो मैं जीवित रहूंगा या अर्जुन जीवित रहेगा, एक जीवित रहेगा, टेंशन ना ले, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरा सहारा ले लूं, नहीं नहीं नहीं, मैं इतना गिरा हुआ व्यक्ति नहीं हूं, मैं अपने बाहुबल से ये हासिल करूंगा, मारूंगा तो बाहुबल से हारूंगा, छल से नहीं मारूंगा उसे ना। और कर्ण चाहता तो मार सकता था, बट क्या आ गए, मूल्य बीच में आ गए, और मूल्यों के बीच में आ जाने की वजह से बेचारे कर्ण को खुद की जान गंवानी पड़ी। अर्जुन के भी मूल्य बीच में आए, तीर चलाते समय कि गड्ढे में फंस गया है पहिया, नहीं चलाऊंगा तीर, पर उसको तो परसुएशन कर दिया गया, किसके द्वारा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। कहा गया कि इसने अभिमन्यु को मारा है, तेरे पुत्र को 7 लोगों ने मिलकर के मारा, जब इन्होंने शर्म नहीं की तो तू क्यों कर रहा है। इसी ने भरी सभा में द्रौपदी को वैश्या कहा था, जब इसने नारी का अपमान किया तब तू कहां गया था, ये कोई अच्छा आदमी नहीं है, मार इसको। परसुएशन कर दिया बेचारे अर्जुन का, अर्जुन का परसुएशन हो गया तो मूल्य बीच में नहीं आए, अदरवाइज मूल्य बीच में आ रहे थे। परसुएशन क्या होता है हम देखेंगे, परसुएशन होता है एटीट्यूड चेंज करना। ओ समय का पाबंद है कोई व्यक्ति, बहुत ज्यादा समय का पाबंद है, क्या करें, मजबूरी ऐसी है कि कभी टाइम पे पहुंच ही नहीं पाता। उदाहरण के लिए बावर्ची फिल्म एक राजेश खन्ना की, वो आपने यदि देखी हो, उसकी एक डुप्लीकेट फिल्म भी बनी, उसकी रीमेक कह लो आप, हीरो नंबर 1 गोविंदा ने जिसमें काम किया, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि वो कॉलेज में टीचर होता है और वो हमेशा प्रोफेसर होता है, हमेशा ही लेट पहुंचता है, तो हमेशा पहुंचना टाइम पे जाता है, लेकिन परिवार में लड़ाई झगड़ा और बहुत सारी चीजें होती है, टाइम पे पहुंच ही नहीं पाता। एक और फिल्म है टेंगो चार्ली, ऐसे तो कई सारी फिल्में होंगी कि जिनमें वो है कि वो मूल्य बीच में आ गए कि नहीं मैं मार नहीं सकता, निहत्थे पे वार नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता, मूल्य बीच में आ जाते हैं कई बार, तो आदमी जो है वो कई सारे कार्य जो है वो नहीं करता है। ठीक है, जैसे घर से भागना, बहुत सारे लोग नहीं भागते, मूल्य बीच में आते हैं, नहीं करेंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, माँ बाप से बिना पूछे शादी करेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रेम कर लेंगे, शादी नहीं करेंगे, क्योंकि शादी करने में मूल्य बीच में आते हैं, प्रेम करने में नहीं आते। प्रेम तो हो भी जाता है ना, ऐसा है। तो ये सारे के सारे क्या है, परिस्थितियों से जुड़े हुए पक्ष हैं, जैसे कि एस्पिरेशंस हो गई, आकांक्षा या महत्वाकांक्षा हो गई, सोशल प्रेशर हो गया, सामाजिक दबाव, सब्जेक्टिव नॉर्म्स भी इनको कह देते हैं हम,
उसके बाद में आपका डर हो गया, डर की वजह से भी ऐसा हो जाता है, और वैल्यूज जब मूल्य बीच में आ जाते हैं तब भी ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अभिवृत्ति से जुड़े हुए पक्ष कौन कौन से हैं, जो कि हमारे एटीट्यूड बिहेवियर लिंक को क्या करते हैं, कमजोर करते हैं। जैसे व्यक्तित्व से जुड़े पक्ष में मान लो कोई व्यक्ति कैसा है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट नेचर का है। बहुत से व्यक्ति कैसे होते हैं बेचारे, सबमिसिव होते हैं, दब्बू, सबमिसिव यानी कि दब्बू, डरपोक। डोमिनेंट मतलब कि दबंग, हुड़हुड़ दबंग। वैसे इन दोनों में सबसे अच्छा कौन सा होता है, असर्टिव होता है। ये मैंने शुरू में ही बताया था आपको, एटीट्यूड का जब पहली क्लास चली थी जब। तो देखिए क्या होगा कि जो सबमिसिव व्यक्ति होता है ना, ये तो बहुत जल्दी इसके व्यवहार चेंज हो जाते हैं। एटीट्यूड इसका अलग तरीके का होता है, लेकिन चूंकि ये कैसा है बेचारा, सबमिसिव है, अपनी बात कह ही नहीं पाता, बताना भी नहीं आता, छिपाना भी नहीं आता। गाना है ना एक, बाजीगर फिल्म में गाना है ये, कि बताना भी नहीं आता, छिपाना भी नहीं आता, हमें उनसे मोहब्बत है, जताना भी नहीं आता। तो ऐसा व्यक्ति कौन है, सबमिसिव है। हम उनसे ना कुछ कह पाए, वो हमसे ना कुछ कह पाए, लगता है डर, ये बात ये दिल की दिल में ना रह जाए, रह ही जाएगी जब नहीं कहोगे तो, और क्या होगा। तो ऐसा व्यक्ति होता है सबमिसिव। और सबमिसिव व्यक्ति कैसा हो जाता है, बहुत ही दब्बू। डोमिनेंट व्यक्ति क्या होता है, जो कि कबीरदास जैसा होता है कि हम घर जा रहा आप ना लिए लिए तिजारा हाथ, अब घर जा रो वाकू का जो चले हमारे साथ। क्या अपना घर जला दिया है, हाथ में मसाला देख लो, बेटा कौन चलेगा मेरे साथ, बोलो, उसका घर पहले मैं जलाऊंगा। किसी को भी डांट देते, किसी को भी, क्या कंकड़ पत्थर जोड़ के और मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे के बहरा हुआ खुदा है। कि पत्थर पूजे हरि मिले तो पूजू में पहाड़, और ताते थे चाकी वाली पीस खाए संसार। आप आज की डेट में आप मेरे को बताओ, किसी व्यक्ति में इतनी हिम्मत है मंदिर या मस्जिद के सामने ऐसा बोल दे। कबीरदास जी ने ऐसा 500 550 साल पहले बोल देते थे। इतना दबंग व्यक्ति था वो, इतना कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, आत्मविश्वास से भरा हुआ, साहस से भरा हुआ। 7 बार तो उसको राजा ने मारने की कोशिश की, मरा ही नहीं। आप सोचो कि किसी व्यक्ति को, आपको मोदी जी मारना चाहते हैं पर आप मर ही नहीं पा रहे। आप बात समझ रहे हो, आप में कॉन्फिडेंस लेवल आपका कहां पहुंच जाएगा। तो ऐसा है। तो जब व्यक्तित्व के जो जुड़े पक्ष हैं तो उनमें ऐसा है, पायोरी में तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती घूम रही है भाई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोए। मेरा तो वही पति है जिसके सिर मोर मुकुट है, बाढ़ में जाओ दुनियादारी। आज की डेट में कितनी विधवा औरतें हैं जो ऐसा कह सकती हैं, जो कि बहुत बड़े परिवार से और बिलोंग करती थी बेचारी, और आज से 550 साल पहले, 500 साल पहले की बात है। कि अपने घर का पर्दा कर ले मैं जोगन बोरानी। लोग उससे कहते थे, तू क्या करती रहती है मीराबाई, भाई संतों के बीच में नाचती गाती रहती है, तेरे को शर्म नहीं आती, तू राजपूती औरत है। एक राजपूती महिलाएं घर से भी बाहर नहीं निकलती, पर्दा उनका यहां तक रहता है। हालांकि वो युद्ध भी करती थी, वीरांगनाएं भी होती थी, बट जो आम जो प्रोस्पेक्टिव था उस समय यही था। पर उस समय वीरांगनाएं भी होती थी, हाड़ा रानी जैसी भी हुई थी, जिन्होंने अपना सर दे दिया था काट करके अपने ही हाथों से। ठीक है, अजमेर की राजकुमारी, जैसलमेर की एक राजकुमारी थी जिसने युद्ध लड़ा था मुगलों के साथ में, और भी बहुत सारी हैं, कमी नहीं है, रानी कर्णावती थी, खूब सारी थी, बट आम आदमी की जो हालत थी वो मैं बता रहा हूं। तो मीराबाई क्या कहती थी कि अपने घर का पर्दा कर ले मैं जोगन वो रानी। मैं तो जोगन हो गई हूं भाई, मुझे कृष्ण के अलावा कोई नहीं दिखता, तू अपनी आंखों पे पर्दा कर लेना, तू मेरे को क्यों देख रहा है, मत देख, कौन कह रहा मुझे देख। डोमिनेंट नेचर हो गया, अग्रेसिव, दबंग। संत तो संत होते हैं ना, संतों की बराबरी कौन कर पाएगा, संतों की बराबरी कोई नहीं कर सकता भाई। संत बहुत ही मैं कहूंगा कि वो मानव से थोड़े उच्च स्तर के व्यक्ति हो जाते हैं। जैसे इस्लाम में सूफी परंपरा के लोगों को देखो, वो आत्मा भी मानते हैं, पुनर्जन्म में भी भरोसा करते हैं, वो कितनी सारी चीजें उनकी इस्लाम से बिल्कुल अलग है।
बहुत सारी अलग, बिंदास रहते हैं। एक अलग संप्रदाय चल गया, सूफीवाद। तो जो संत जो होते हैं ना, वो बहुत ऊपर निकल जाते हैं आम आदमी से। आम आदमी के व्यक्तित्व उनके सामने बहुत छोटा रह जाता है फिर। तो कि संतन को का सीकरी सो काम, आवत जात पन्हिया टूटी, बिसर गए हरि नाम। और जिनको देखे दुख लागत है, उनको करवो पर पड़े प्रणाम। कुम्मन दास थे, अकबर ने बुलाया सीकरी, फतेहपुर सीकरी, कि यार संत महाराज मिलने आओ, हम आपसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। आज की डेट में मान लो मुझे मोदी जी बुलाएं कि अरे मार साहब आओ आओ, टीचर है, अरे मार साहब आओ, आपसे हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, आप कितनी बढ़िया एथिक्स पढ़ाते हो, हमें ज्ञान दो। मैं तो पागल ही हो जाऊंगा, पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो जाऊंगा, हर जगह छा जाऊंगा। जैसे वो अभी एक लड़की के साथ हुआ ना, राजस्थान की एक लड़की थी और बच्ची थी, छोटी बच्ची, जिसका सचिन तेंदुलकर ने जिसका वीडियो शेयर किया, सब जगह वायरल हो गई वो लड़की। अब सोचो मोदी जी बुलाएं तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा। अब वो काम कुम्मन दास को अकबर बुला करके कर रहा है। और कुम्मन दास देखो, संत आदमी क्या बात कहता है कि संतन को मुझे लेना देना क्या है सीकरी से, संतन को का सीकरी सो काम, आवत जात पन्हिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। एक तो आने जाने में मेरे चप्पल टूट गई है, पन्हाई कहते थे उस समय, पन्हिया बोलते थे, और हरि का नाम बिसर गयो हरिनाम, और राम का भजन भी भूल गया मैं अपना। और अगली लाइन देखो कितनी भयंकर कही है कि जिनको देखे दुख लागत है, उनको करना पड़े प्रणाम। कि जिनकी शकल देख करके ही दुख होता है, जो दुख का कारण उनकी शकल है, शकल देख लो तो दुख हो जाता है, उनको तो प्रणाम करना पड़ रहा है। हट, सीकरी नहीं जाना। आप समझ पा रहे हो? संतों का तो यही होता है भाई, हालत वो मानव नहीं रहते, मानवता से वो थोड़े ऊपर उठ जाते हैं, साधारण मानवों से उनका एक अपना ही व्यक्तित्व हो जाता है। तो ये है, ठीक है। तो एक तो व्यक्तित्व से जुड़े हुए पक्ष हो गए, ये भी कई सारे ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से आदमी की एटीट्यूड और बिहेवियर में लिंक जो है वो टूट जाता है। कुम्मन दास जी कह तो ऐसे रहे हैं, लेकिन गए जरूर थे अकबर से मिलने, ये बात जरूर है, ठीक है। तो ये है। दूसरा क्या होता है, एक और इसमें कारण क्या लिख सकते हो, इरादों की ताकत, स्ट्रेंथ ऑफ इंटेंशंस, इरादों की ताकत। आपकी इच्छा में विल पावर, इसको कह सकते हो आप एक तरीके से, आपकी विल पावर कितनी है। अब 1 तारीख आने वाली है, नई साल से बहुत सारे लोग संकल्प लेंगे 12 घंटे पढ़ने डेली, 5 घंटे जिम में गुजारने हैं, फिट होकर के दिखाना है, 12 घंटे पढ़ाई करनी है, इस बार सिलेक्शन लेकर के ही रहना है। कई सारे लोग जिनमें विल पावर नहीं होती, वो 2 दिन 4 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन महीना होते होते फिनिश, एटीट्यूड और बिहेवियर का लिंक खत्म। तो इरादों में जान होगी तो होगा काम, इरादों में जान नहीं होगी तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे चीजें हो गई। अब इसी में मैंने आपको बताया कि कई बार अभिवृत्ति कमजोर हो सकती है, अभिवृत्ति कमजोर या मजबूत। यदि अभिवृत्ति बहुत ज्यादा कमजोर है ना, तो बहुत जल्दी टूट जाएगी, लिंक बहुत जल्दी टूट जाएगा। और यदि कोई बहुत मजबूत एटीट्यूड है तो वो नहीं टूटेगा। देखिए अभिवृत्ति कैसे बनती है हम जानते हैं, भाई एक तो जन्म से बनती है, एक आनुवंशिक आती है, जैविक आती है, सीधे अनुभव से बनती है, डायरेक्ट अनुभव से बनती है, उसका जीवन में कितना अनुभव, जीवन में हमको कितना महत्व है। तो इन सब के ये सब क्या करते हैं, तय करते हैं। यदि बहुत ज्यादा मजबूत है तो व्यवहार वैसा ही रहेगा, लेकिन बहुत कमजोर है तो व्यवहार कभी भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि अक्सर राजनेताओं का होता है ना, कभी भी पलट जाता है, कभी कोई सी भी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि उनका एटीट्यूड बस अपने लाभ का होता है, व्यक्तिगत लाभ का, ठीक है। और कई बार पार्टियों से नहीं जुड़ा होता, जब पार्टियों से जुड़ा होता है तो चाहे कुछ भी हो जाए वो पार्टी छोड़ती ही नहीं। कई बार क्या होता है कि कुछ विशिष्ट अभिवृत्ति होती है, क्या होती है, कुछ विशिष्ट अभिवृत्ति होती है, तो उन विशिष्ट परिस्थितियों में भी या विशिष्ट अभिवृत्ति की वजह से भी वो जो लिंक है वो टूट जाता है, ठीक है। अभिवृत्ति कैसी होती है, जब कभी विशिष्ट हो। और कई बार क्या हो जाता है कि परीक्षण विधि में ही त्रुटि होती है,
परीक्षण विधि में त्रुटि दिख रहा है क्या? दिख रहा है। परीक्षण विधि में त्रुटि दिख रहा है। आर्बिट्रेजन कॉर्नर को मिटा देते हैं। परीक्षण विधि में त्रुटि। परीक्षण विधि में त्रुटि का मतलब यह है कि एटीट्यूड बिहेवियर लिंक का अध्ययन कब कर रहे हैं? एटीट्यूड तो देखा था 10 साल वाला, और व्यवहार देख रहे हैं 15 साल की उम्र वाला, 20 साल की उम्र वाला। यानी कि 7 साल के थे तब तो भाई जो है वो टेडी बियर बहुत ज्यादा जान से प्यारा था, रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी जान से प्यारी थी। अब हो गए हैं बच्चा 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का, अब थोड़ी टेडी बियर को पसंद करेगा। अब वो किसको पसंद करेगा? अब तो असली वाले टेडी बियर को पसंद करेगा, उसकी उम्र वैसी हो गई है। तो एटीट्यूड परीक्षण विधि में भी कई बार त्रुटि हो जाती है। तो ज्यादा समय पर त्रुटि करो, ज्यादा समय बाद यदि हम चेक करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि भाई जो लिंक है वो अभिवृत्ति और व्यवहार में वैसा लिंक ना मिले जैसा लिंक हम चाहते हैं, या हमको लगता है कि वैसा लिंक होगा। ये सब कारण है। तो ये एटीट्यूड और बिहेवियर में ये सब चीजें लिख दोगे, मेरे हिसाब से आपको इतना लिखने पर 7-8 नंबर आसानी से, 7 नंबर तो मिल ही जाने चाहिए यदि आप पूरी बात अच्छे से लिख देते हो, अच्छे अच्छे उदाहरण लिख देते हो, बहुत ही आसान उदाहरण लिख देते हो। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा? एटीट्यूड चेंज का रहेगा, अभिवृत्ति परिवर्तन का रहेगा। कोई भी सवाल हो इससे जुड़ा हुआ प्लीज पूछ लें, कोई भी डाउट हो प्लीज पूछे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो कभी भी पूछे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटीट्यूड एंड एटीट्यूड चेंज, अभिवृत्ति परिवर्तन कैसे होता है? क्या अभिवृत्ति परिवर्तन संभव है? अभिवृत्ति परिवर्तन, क्या अभिवृत्ति परिवर्तन संभव है कि नहीं है? और यदि संभव है तो कैसे होगा? क्या इसको आप बदलना आसान है कि कठिन है? किस प्रकार के एटीट्यूड आसानी से बदले जा सकते हैं और किस प्रकार के बड़ी मुश्किल से बदले जाएंगे? जेनेटिक्स से बने हों, जन्मजात हों, अनुभव से बने हों तो क्या होगा? तो ये सब हम देखेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एटीट्यूड चेंज कैसे होते हैं, अभिवृत्ति परिवर्तन कैसे किसी का किया जा सकता है। आपको किसी व्यक्ति के विचार बदलने हैं, किसी व्यक्ति का व्यवहार में परिवर्तन लेकर के आना है, तो उसके एटीट्यूडों को कैसे चेंज किया जाएगा। जैसे उसके एटीट्यूड चेंज होंगे ना, बस में करने की तकनीक बताऊंगा कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, कि कैसे किसी को अपने वश में करें। ठीक है, तो नारियल लेके आना, सिंदूर लेकर के आना, ठीक है, ये सब कुछ नहीं चाहिए। एटीट्यूड चेंज हम देखेंगे, इस पे प्रश्न आते रहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्लास थोड़ी देर में ही करेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो भी कोई प्रश्न है पूछें जरूर। और अभी हम क्या देखने पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में, एटीट्यूड चेंज यानी कि अभिव्यक्ति परिवर्तन। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। प्लीज भाई कमेंट जरूर कीजिए, सवाल जरूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, नमस्कार।